रे तो धीरे से फुसफुसाए, आज रात तुम्हारी मॉम को काफी मुश्किल होने वाली है। ये कहते हुए तुमने लियू रुयान की तरफ गहरी नजर से देखा। लॉजिक बहुत सिंपल था, अगर लियू रुआन स्कूल में तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहती है तो तुम उसका हिसाब उसकी मॉम से बराबर करोगे। अगर डॉटर तुम्हें ऑफेंड करेगी तो तुम उसकी मॉम को ऑफेंड करोगे। तुमने यह अकाउंट अपने मन में याद रख लिया। लियू रुआन एक पल के लिए जड़ हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि तुम क्या कहना चाहते हो। इंस्टिंक्टिवली उसने यही सोचा कि तुम उसे इंसल्ट कर रहे हो। उसी वक्त लियू रुआन ने फिर से तुम्हारी शिकायत कर दी। टीचर, इसने मुझे फिर से इंसल्ट किया। इनफ इनफ, सब लोग चुप रहो और मॉर्निंग सेल्फ स्टडी के दौरान पढ़ाई करो। चोंग फेंग यू ने हाथ हिलाकर पूरी क्लास का हंगामा शांत कर दिया। फिर उसने तुम्हें जोर से धक्का दिया। चलो, तुमने हाथ पॉकेट्स में डाले हुए कॉरिडोर में आराम से चलते हुए कहा। हाँ क्यों मिस चांग, ये तो ऑफिस जाने का रास्ता नहीं है। चांग फंग यू का चेहरा काले बर्तन के तले जितना काला हो गया। मुझे पता है कि ये ऑफिस का रास्ता नहीं है। नॉर्मली किसी बैड स्टूडेंट को सीधे ऑफिस ले जाकर डांटा जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस समय ऑफिस में कई टीचर्स मौजूद थे। वह तुम्हें वहां ले जाकर डांट नहीं सकती थी। अगर इस लूनैटिक ने वहां कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था तो वह आगे इस स्कूल में काम कैसे करती। इसलिए चोंग फोंग यू सोच रही थी कि तुम्हें कहां ले जाए ताकि आराम से बात कर सके। तुम काफी देर तक चोंग फोंग यू के पीछे चलते रहे। आखिरकार उसे एक खाली इक्विपमेंट रूम मिल गया। तुमने हाथ पॉकेट्स में डाले और स्वैगर करते हुए अंदर चले गए। जैसे ही चोंग फोंग यू अंदर आई, उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। ये औरत फिर से दरवाजा बंद कर रही है। अगर किसी ने ये देख लिया तो उसे लगेगा कि तुम दोनों कुछ करने वाले हो। उसे ऐसा करते देखकर तुम हंसे बिना नहीं रह सके, क्योंकि तुम समझ गए थे कि उसके अंदर गिल्ट था, लेकिन ऊपर से चोंग फोंग यू अब भी खुद को बहुत टफ दिखा रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने तुम्हारी तरफ घूर कर देखा। वह काफी देर तक हिचकिचाती रही। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। आखिरकार उसने अपना पुराना तरीका अपनाया और गुस्से में चिल्लाई, यूलिन, क्या तुम बिल्कुल लॉलेस हो गए हो? ये स्कूल है, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम जो चाहो वो करो। ये मत सोचो कि कल जो हुआ उसके बाद मैं तुम्हें डांटने की हिम्मत नहीं करती। फिर वह लगातार पुरानी पुरानी बातें निकाल कर तुम्हें सुनाने लगी। चुंग फोंग यू एक बार बोलना शुरू करती तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तुम्हारा सिर उसकी बातें सुन सुनकर दर्द करने लगा, लेकिन तुमने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। सालों के एक्सपीरियंस से तुम जानते थे कि चांग फेंग यू से बहस करने का सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है, वो और ज्यादा वायलेंट हो जाती। इसका कोई फायदा नहीं था। अब तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे थे। अब तुम्हारा मकसद चांग फोंग यू को गुस्सा दिलाना नहीं था, बल्कि तुम दोनों के रिश्ते के पुराने फ्रेमवर्क को पूरी तरह तोड़ना चाहते थे। तुमने शांत आवाज में कहा, टीचर चैंग, कल जब आप चली गई थी तब मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। क्या आपको पता है कि उसकी जगह मैंने क्या किया? मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। ये सुनते ही चोंग फोंग यू गुस्से से हंस पड़ी। अब तुम कहानियां बनाना शुरू कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे स्वीकार ही नहीं किया। क्लासरूम में तुमने कोई कहानी नहीं बनाई, अब अकेले में मुझे सुना रहे हो। इसका क्या मतलब है? तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? तुमने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैंने सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, और उसका संबंध आपसे है। औरतें स्वभाव से ही बहुत क्यूरियस होती हैं। जैसे ही तुमने यह कहा, चोंग फोंग यू के मन में भी जानने की इच्छा जाग गई। उसने कहा, ठीक है, बताओ तुमने क्या किया? तुमने जवाब दिया, मैंने एक पोएम लिखी। अभी अभी जो चुंग फोंग यू थोड़ी शांत हुई थी, वह फिर से गुस्से में आ गई। गो टू हेल, मेरे सामने पोएट्री का नाम भी मत लेना। यूलिन, क्या तुम्हें ये सब बहुत फनी लगता है? मेरे मुंह पर मेरा मजाक उड़ाना? दुनिया में हर इंसान की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह नहीं चाहता कि दूसरे लोग जाने। क्या ये सब करना जरूरी था? तुमने सिर हिलाया। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने सच में एक पोएम लिखी है। इतना कहकर तुमने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला, फिर जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाते हुए अपना गला साफ किया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। टू चंग, वेयर द स्टॉर्म इज आर्मर, टाइड्स बर्न बीनीथ द आइस, हार्ड ऑन द आउटसाइड, सॉफ्ट एज पोएट्री विद इन। जैसे ही ये पंक्तियां खत्म हुई, चोंग फोंग यू के चेहरे का एक्सप्रेशन वहीं का वहीं जम गया। वो कंफ्यूज्ड होकर तुम्हारी तरफ देखने लगी। उसे लगा था कि तुम कुछ बेवकूफी भरी बात कहोगे, जैसे ओ यूर ऑल वाटर, स्टीड, यू हैव 4 legs। लेकिन ये पहली 3 लाइन सच में मीनिंगफुल लगी, बिल्कुल तुम्हारे यूजुअल स्टाइल जैसी नहीं। वो खुद को क्यूरियस होने से रोक नहीं पाई। तुमने आगे पढ़ना जारी रखा। हु अंडरस्टैंड्स द ब्रीदिंग ऑफ आयरन रोजेस, हु अंडरस्टैंड्स द स्टबर्ननेस एंड ब्यूटी ऑफ थॉर्न्स एंड ब्लूम। चुंग फोंग यू पूरी तरह स्टंड रह गई। मुझे देखने दो। उसने सीधे तुम्हारा फोन ले लिया। पोएम नोट्स ऐप में टाइप की हुई थी। उसने उसे शुरू से आखिर तक 2 बार पढ़ा। ये पोएम मेरे बारे में है? ऑफ कोर्स। कल रात तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाया। चांग फोंग यू अचानक मुड़ गई और तुम्हारी तरफ अपनी पीठ कर ली। थैंक यू। दिल से खुद को पोएट मानने वाली ये फीमेल टायरेंट अचानक भर्रा गई। शायद उसे अपने पुराने एक्सपीरियंसेस याद आ गए। शायद उसे अपना यंगर सेल्फ याद आ गया। उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने सिर्फ उसके लिए कोई पोएम लिखी थी। जो फीमेल टायरेंट कुछ देर पहले तक गुस्से से भरी हुई थी, वह अचानक शांत हो गई। तुमने मन ही मन मुस्कुराया। असल में ये पोएम तुम्हें ऑनलाइन मिली थी। तुम बस एक प्ले बॉय वाली ट्रिक इस्तेमाल कर रहे थे। यानी दुनिया में कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ। असल में चांग फोंग यू अपनी जिंदगी में बहुत अकेली थी। उसकी उम्र तक आते आते उसके पास न कोई क्लोज फ्रेंड बचा था, न कोई कॉन्फिडेंट। उसकी हमउम्र सारी फीमेल फ्रेंड्स शादीशुदा थी। अगर वह किसी को शॉपिंग के लिए बुलाती तो हर कोई यही कहता, सॉरी, घर पर बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। वह बस अपनी जवानी को धीरे धीरे गुजरते हुए देख रही थी। ऐसी सिचुएशन में सबसे पावरफुल तरीका होता है उसके साथ एम्पैथाइज करना, उसकी सारी मुश्किलों को समझना, उसकी खूबसूरती की तारीफ करना। जब पूरी दुनिया उसे इग्नोर करे, तब तुम उसे आसमान
तक चढ़ाकर उसकी तारीफ करो, उसे बार बार बताओ कि वह कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी स्पेशल है, सिर्फ मैं ही तुम्हारी वैल्यू समझ सकता हूँ, तब वह यही सोचने लगती है, आखिरकार कोई तो है जो मुझे समझता है। घर पर मौजूद उस बास्टर्ड से भी ज्यादा तुम मुझे सबसे ज्यादा समझते हो। चोंग फोंग यू को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी कद्र करता है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। वह तो ये भी भूल गई कि वह तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई थी। हे, क्या तुम रो रही हो? कौन रो रहा है? मैं नहीं। दिल से टच होने के बावजूद उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम हल्का सा हंसे, फिर अपनी पॉकेट से फोन निकाला। फुनु, मैं पूरी रात तुम्हारी ये फोटो देखता रहा, तुम्हें नहीं लगता ये फोटो बहुत ब्यूटीफुल है? चोंग पंग यू ने अपनी नम आंखों से फोटो की तरफ देखा और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने देखा कि वह उसकी एक प्राइवेट फोटो थी। कुछ देर पहले जब टायरेनिकल टीचर तुम्हें खाली जिम में खींच कर ले गई थी, तब उसे डांट से बचने के लिए तुमने वही फोटो निकाल ली थी जो पहले ली गई थी। चोंग फेंग यू ने तुम्हारे फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। अभी कुछ पल पहले वह तुम्हारी बातों से भावुक हो गई थी, लेकिन अब तुम्हारी इस हरकत ने उसे फिर से गुस्से से भर दिया। येलिन, ये तुमने कब लिया? इसे अभी के अभी डिलीट करो। तुम हल्का सा हंस पड़े। ये तो मूव भी कर सकती है। तुमने स्क्रीन पर टैप किया, तब उसे पता चला कि वह सिर्फ फोटो नहीं बल्कि एक वीडियो थी। चोंग फोंग यू लगभग पागल होने वाली थी। तुमने मुस्कुराते हुए वही क्लासिक डायलॉग कहा, मैडम आप नहीं चाहेंगी कि? इतना सुनते ही चोंग फेंग यू का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर सच में ये वीडियो बाहर चली गई तो उसकी रेप्यूटेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सिर्फ रेप्यूटेशन ही नहीं, उसका करियर भी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता था। अभी डिलीट करो। वह फोन छीनने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तुमने फोन अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। वह तुम्हारे सामने खड़ी थी, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम मुस्कुराए। चोंग फंग यू ने पहली बार अपना एटीट्यूड नीचे किया, धीरे से बोली, प्लीज प्लीज इसे डिलीट कर दो। तुमने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, डिलीट तो कर दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। चोंग फंग यू ने जल्दी से कहा, मैं अब से तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगी, तुम्हें डांटूंगी नहीं, तुम्हारी बेवजह क्रिटिसिज्म भी नहीं करूंगी। क्या आप ठीक है? तुमने डिलीट बटन पर उंगली रखी, लेकिन अभी भी उसे दबाया नहीं। पहले मुझे एक किस दो। चांग फोंग यू के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने दांत भींचे और मजबूरी में आगे झुक गई। वह तुम्हारे गाल पर किस करना चाहती थी, लेकिन तुमने अपना चेहरा घुमा लिया। वह तुरंत पीछे हट गई। पहले डिलीट करो। डिलीट करने के बाद तुमने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। चोंग फेंग यू ने बेबसी से एक लंबी सांस ली। आखिरकार उसने विरोध करना छोड़ दिया। इस बार तुमने उसे पूरी तरह जीतने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम्हारा असली मकसद उसे जीतना नहीं था, बल्कि उसके मन में एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाना था, उसे मानसिक रूप से अपने इन्फ्लुएंस में लाना। एक बार साइकोलॉजिकल एडवांटेज बन गई और दोनों के बीच नया रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, तो उसके बाद चोंग फांग यू का तुम्हारे प्रति एटीट्यूड कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुमने उसी के सामने फोन खोला, गैलरी का कंटेंट डिलीट किया, फिर रिसाइकल बिन भी पूरी तरह एम्प्टी कर दी। ये देखकर चोंग फांग यू ने राहत की सांस ली। उसने तुम्हें घूरते हुए कहा, तुम बास्टर्ड, पता नहीं बैकअप रखा है या नहीं? सच में सब डिलीट कर दिया? कोई बैकअप नहीं, और वैसे भी मुझे बैकअप की जरूरत ही नहीं। जानती हो क्यों? वह कुछ बोल पाती उससे पहले तुमने कहा, अगर मुझे फिर कभी जरूरत हुई तो मैं ऐप पर तुम्हें फिर से ऑर्डर कर सकता हूँ, फिर ब्लैकमेल करने की क्या जरूरत पड़ेगी? ये सुनकर चोंग फेंग यू को एहसास हुआ कि वह चाहे जो भी कर ले, इस लड़के से आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। उसे अचानक समझ आ गया, अगर अगली बार ये लड़का फिर कोई वीडियो बना ले तो वह क्या कर पाएगी? अभी तक उसने जो कुछ भी किया सब बेकार गया। तुम बैस्टर्ड, उसने धीमी आवाज में कहा, फिर तुरंत जोड़ दिया, लेकिन इस तरह की चीज कभी लीक मत करना, ये हम दोनों में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, समझे? तुम मन ही मन सोचने लगे, ये औरत कितनी बेवकूफ है, मैं ऐसी चीज लीक क्यों करूंगा? असल में अगर अभी चोंग फेंग यू ने पूरी ताकत से तुम्हारा विरोध भी किया होता या तुम्हारी बात मानने से साफ इनकार कर दिया होता, तब भी तुम ऐसा वीडियो कभी पब्लिक नहीं करते। तुम मुस्कुराकर बोले, डोंट वरी, ये सिर्फ हम दोनों का लिटिल सीक्रेट है। अब तक चोंग फेंग यू की इस बैड स्टूडेंट को सुधारने की पूरी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसने जल्दी से कहा, जल्दी वापस क्लासरूम जाओ। तुम मुस्कुराए, इतनी जल्दी भेज रही हो? और क्या चाहते हो? तुम उसके बिल्कुल पास गए, उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाए, तो आज रात मिलते हैं। चोंग फेंग यू ने तुम्हें घूरा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। जब तुम क्लासरूम वापस पहुंचे तब तक क्लास शुरू हो चुकी थी। जैसे ही तुम अपनी सीट पर बैठे, पीछे वाली रो में बैठा चबी लड़का तुरंत तुम्हारे पास झुक आया। उसके चेहरे पर गॉसिप जानने की पूरी एक्साइटमेंट थी। फीमेल टायरेंट तुम्हें खींच कर ले गई थी ना? फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? तुमने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस होमवर्क सबमिट नहीं किया था, अब उसके लिए पूरा कर दूंगा। फिर तुमने उसकी तरफ देखा और कहा, वैसे मेरा होमवर्क तुम कर देना। छवि लड़के ने तुरंत ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वह सीधे सामने देखने लगा और पूरी सीरियसनेस के साथ लेक्चर सुनने का नाटक करने लगा। वैसे भी वह कोई मेहनती स्टूडेंट नहीं था, बस तुमसे थोड़ा कम आलसी था। तुमने कहा, एक हफ्ते तक रोज तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आऊंगा। ये सुनकर वह थोड़ा डगमगाया, लेकिन सिर्फ स्नैक्स से वह मानने वाला नहीं था। उसने अपना मोटा हाथ उठाकर 5 उंगलियां दिखाई। 50 वॉट, 50 वॉट दोगे तो होमवर्क कर दूंगा। तुमने तुरंत कहा, दफा हो जाओ, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिसके पास रोज 50 वॉट पड़े रहते हैं? इतना सोचते ही तुम्हारी नजर बगल में बैठी लियू रुवन पर गई। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया, आज रात जब लियू रुवन की मॉम आएंगी तो होमवर्क उन्हीं से करवा लूंगा और फिर उन्हें अपनी पीठ भी दिखाऊंगा। तुम अभी यही सोच ही रहे थे कि अचानक लुरु यान ने भी इसी तरफ देखा। तुम दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। उसने तुरंत आंखें घुमाकर तुम्हें घूरा। वह हमेशा की तरह बहुत एरोगेंट लग रही थी। तुमने मन ही मन हल्की
हल्की सी नाक से कोट ली। उसी समय एक अजीब चीज हुई, तुम्हारे फोन पर बिना किसी आवाज के एक नया नोटिफिकेशन आया। उस पर लिखा था बर्न आफ्टर रीडिंग। ये एक बिल्कुल नया तरह का नोटिफिकेशन था जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा था। ये क्या है? तुमने ध्यान से उसे देखा, पता चला कि ये उसी नोट्स ऐप का नोटिफिकेशन था जिसमें तुमने चांग फेंक यू के लिए पोयम लिखी थी। ऐसा लग रहा था कि ऐप में कोई नया फीचर अपडेट हुआ था। तुमने उस पर टैप किया, अंदर एक नया फीचर था जो सिर्फ तुम्हारे लिए था। इस फीचर का नाम था टुडेज लिटिल ब्लेसिंग। इसमें आने वाले नोटिफिकेशंस पढ़ने के बाद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते थे। इतना मिस्टीरियस क्या है? तुमने तुरंत उस पर क्लिक किया। अंदर लियू रुयान के बारे में एक मैसेज लिखा था, आज दोपहर 12:30 बजे क्लासरूम में रुको, तुम लियू रुयान का एक सीक्रेट जान पाओगे। ये सीक्रेट तुमसे जुड़ा हुआ है। ये पढ़ते ही तुम पूरी तरह अलर्ट हो गए। लियू रुयान का सीक्रेट? इस लड़की का भी कोई सीक्रेट है? नहीं हो सकता। कहीं वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। सुबह मैंने होम रूम टीचर को इंटिमिडेट किया था और अब दोपहर में स्कूल ब्यूटी को। ये सीक्रेट तो मुझे हर हाल में जानना पड़ेगा। बस एक ही प्रॉब्लम थी, टाइम 12:30 PM। यही वह समय था जब पूरी क्लास लंच के लिए बाहर जाती थी। मतलब अगर तुम्हें सीक्रेट जानना था तो लंच छोड़ना पड़ता, लेकिन तुम्हारे लिए लंच की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। तुमने उंगली से स्क्रीन स्वाइप की, अगले ही पल पूरा मैसेज गायब हो गया। तुमने फोन में हर जगह सर्च किया लेकिन वह नोटिफिकेशन कहीं नहीं मिला। वह सचमुच बर्न आफ्टर रीडिंग था। उसी समय क्लास में अचानक एक हाथ ऊपर उठा। पोडियम पर खड़े टीचर पढ़ा रहे थे। उन्होंने देखा कि लियू रुयान ने हाथ उठाया है। उन्होंने पूछा, क्या बात है? लियू रुयान ने बिना हिचकिचाए कहा, येलिन क्लास में फोन चला रहा है। तुमने मन ही मन उसे 100 बार गाली दी। सीरियसली? तुम क्लास मॉनिटर हो, एक्सीलेंट मॉडल स्टूडेंट हो, लेक्चर सुनने की बजाय हर समय मुझे ही देखती रहती हो। खुशकिस्मती से आज पढ़ाने वाले टीचर एक मेल टीचर थे। हर टीचर की पर्सनैलिटी अलग होती है। उन्होंने बस शांत आवाज में कहा, क्लास में डिस्ट्रैक्टेड मत हो, फोन रख दो। इतना कहकर उन्होंने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। तुमने दांत भींच लिए। अब तुम सिर्फ दोपहर 12 बजे का इंतजार करने लगे। जल्द ही लंच ब्रेक की बेल बज गई। बेल बजते ही सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर निकल पड़े। तुम भी भीड़ के साथ बाहर निकल गए, लेकिन बाथरूम जाने का बहाना बनाकर बाहर थोड़ा घूमे और फिर चुपचाप वापस लौट आए। तुमने चारों तरफ ध्यान से देखा, किसी ने तुम्हें नोटिस नहीं किया था। तुम वापस क्लासरूम में आ गए। पूरा क्लासरूम खाली था, अंदर कोई भी नहीं था। तुमने टाइम देखा, 12:31 PM। फोन पर आया मैसेज झूठा नहीं हो सकता था। शायद सीक्रेट अपने आप सामने नहीं आने वाला था। तुम्हें खुद उसे ढूंढना पड़ेगा। ये सोचकर तुम सीधे लियू रुयान की डेस्क की तरफ बढ़ गए। तुमने बिल्कुल भी छिपकर काम नहीं किया। सीधे लियू रुयान की डेस्क खोलकर उसका सामान देखना शुरू कर दिया। उसके स्कूल बैग में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, सिर्फ किताबें, नोट्स और स्टडी मटेरियल्स। अचानक तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा काला नोटबुक आया। उस नोटबुक पर एक छोटा सा लॉक भी लगा हुआ था। तुम तुरंत सीरियस हो गए। तुमने ये नोटबुक पहले भी कई बार देखी थी। कई बार तुमने लियू रुयान को दांत भींचकर इसमें कुछ लिखते हुए देखा था और वह कभी किसी को इसे पढ़ने नहीं देती थी। हो सकता है असल सीक्रेट इसी नोटबुक में हो। तुमने उंगली से उसका छोटा लॉक छुआ। हैरानी की बात यह थी कि लॉक लगा ही नहीं था, जैसे सच में आज का टुडेज लिटिल ब्लेसिंग तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तुमने नोटबुक खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। एक तारीख, आज येलिन ने फिर मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। बहुत गुस्सा। मैं उससे बदला कैसे लूं? इसके पीछे 7-8 एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगे हुए थे। लिखावट देखकर साफ पता चल रहा था उस समय लियू रुयान सच में बहुत गुस्से में थी। तुम मन ही मन बोले, ये लड़की मेरी बुराइयां तो अपनी डायरी में लिखती है। तुमने याद करने की कोशिश की, आखिर उस दिन हुआ क्या था। फिर तुम्हें याद आया, उस दिन तुमने कैफेटेरिया में उसकी स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स छीन ली थी। वैसे तुम्हें स्वीट एंड सावर खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन लियू रुयान को बहुत पसंद था। उस दिन कैफेटेरिया में सिर्फ एक ही सर्विंग बची थी। तुम जो कभी स्वीट एंड सावर स्पेयर रिब्स नहीं खाते थे, जानबूझकर वही आखिरी सर्विंग खरीद लाए। तुमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें वह खाना पसंद था। तुमने सिर्फ इसलिए खरीदी ताकि लियू रुयान उसे ना खा सके, इसलिए वह इतनी नाराज हुई थी। सच में ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन फिर तुमने सोचा मैंने ऐसा किया ही क्यों था। तुरंत जवाब भी याद आ गया, क्योंकि उसने फिर तुम्हारी शिकायत कर दी थी। उसने तुम्हें रिपोर्ट किया था और उसी गुस्से में तुमने उसकी पसंदीदा डिश खरीद ली थी। तुमने आगे पढ़ना जारी रखा। एक दूसरी तारीख, आज येलिन ने फिर होमवर्क सबमिट नहीं किया। एक और तारीख, आज येलिन की होमवर्क कॉपी ऐसी लग रही थी जैसे किसी डॉग ने चबा दी हो। उसने 2 बड़े क्वेश्चंस भी गलत किए थे। मैंने उसे कॉपी वापस कर दी, सोचा था वो खुद चेक करेगा, लेकिन उसने फिर मुझे गुस्सा दिला दिया। नोटबुक के हर पेज पर तुम दोनों से जुड़ी छोटी छोटी बातें लिखी हुई थी। तुम्हें लगा था कि इसमें कोई बहुत बड़ा सीक्रेट मिलेगा, लेकिन इसमें तो सिर्फ तुम दोनों की यादें दर्ज। तुम पेज पलटते गए। तुम्हें पता चला ये डायरी 1 साल से भी ज्यादा समय से लिखी जा रही थी। धीरे धीरे समय पीछे जाता गया और उसके लिखने का अंदाज भी बदलता गया। एक पुरानी तारीख। येलिन फिर बात नहीं मान रहा। मैं सिर्फ अकेले बैठकर नाराज हो सकती हूँ। साय, वो मेरे साथ आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहता? मैं उसे ऐसे बिगड़ते हुए नहीं देख सकती। मुझे उसे बदलना होगा। मैं उसे सुपरवाइज करूंगी। एक और तारीख, आज उसने पूरी क्लास के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। क्लास मॉनिटर होने की मेरी इज्जत खत्म हो गई। मॉम कहती हैं कि मुझे फ्यूचर में एक भरोसेमंद और सक्सेसफुल आदमी चुनना चाहिए। पापा जैसे इंसान बिल्कुल नहीं। येलिन अभी वैसा इंसान नहीं है। एक और एंट्री, आज येलिन फिर क्लास छोड़कर चला गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मेरे साथ किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगा? मैं उसे ध्यान से पढ़ाई कैसे कराऊं? कोई और तरीका नहीं है। मुझे उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मैंने अपनी सीट बदलवा ली है, अब मैं उसके पीछे बैठूंगी। वह जैसे ही पढ़ाई से ध्यान हटाएगा, मैं तुरंत
तुरंत टीचर को बता दूंगी। ये पढ़कर तुम पूरी तरह शॉक्ड रह गए। अब तुम्हें समझ आया वह क्लास में लेक्चर कम और तुम्हें ज्यादा क्यों देखती थी। असल में उसकी नीयत कभी खराब नहीं थी, वह चुपचाप तुम्हारी फिक्र कर रही थी। वह चाहती थी कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट बनो। जितना आगे पढ़ते गए उतना ही तुम्हें अजीब महसूस होने लगा। जिस लड़की को तुम हर दिन अपना दुश्मन समझते थे वह हर दिन तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें समझ ही नहीं आया अब क्या सोचो। और पीछे के पेजेस में तुम्हें लियू मिंगवान का जिक्र बार बार दिखाई देने लगा। तभी तुम्हें समझ आया कि लियू मिंगवान ने लियू रुयान की सोच पर कितना असर डाला था। घर की आर्थिक परेशानियों की वजह से लियू मिंगवान अपनी सारी उम्मीदें अपनी बेटी पर लगाए बैठी थी। वह हर दिन उसे समझाती थी कि उसे गरीब लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फ्यूचर में उसे एक ऐसा आदमी चुनना चाहिए जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, जिम्मेदार हो और माँ बेटी दोनों का सहारा बन सके। लियू रुयान हमेशा अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात मानने वाली लड़की थी। धीरे धीरे अपनी मॉम की बातों का असर उस पर भी होने लगा। उस समय उसकी डायरी में लिखा था, येलीन, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही रहे तो मॉम तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एक और एंट्री, आज मॉम ने साफ कह दिया कि मुझे उससे हर तरह का कांटेक्ट खत्म कर देना चाहिए। मुझे उससे कभी बात नहीं करनी चाहिए। सॉब, मैं क्या करूं? अगली एंट्री, पूरी रात सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया है। मैं उसे बदलूंगी, उसे एक टॉप स्टूडेंट बनाऊंगी, उसे सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बनाऊंगी। मैं मॉम को साबित करूंगी कि उनकी बेटी का फैसला गलत नहीं है। लेकिन कुछ महीनों बाद की एंट्री में सिर्फ इतना लिखा था, सॉब, लगता है मैं हार गई। लगभग पूरी नोटबुक पढ़ने के बाद अब सिर्फ शुरुआती कुछ पेजेस बचे थे। उस समय तुम दोनों के बीच अभी दूरी नहीं आई थी। तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा था। पहले ही पेज पर लिखा था, येलिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। आज से मैं इस नोटबुक में उसके साथ बिताया हर छोटा बड़ा पल लिखूंगी। वो सोच रही थी कि आज सच में हम दोनों साथ होंगे। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसकी तरफ ऊपर देखा। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई खुश छोटी सी बिल्ली हूँ। येलिन ने मुझे एक कहानी सुनाई। आज मैं लगभग सीढ़ियों से गिर ही गई थी, लेकिन यालिन ने मुझे पकड़ लिया। लगातार एक हफ्ते से मैं हर दिन उसके साथ स्कूल से घर जा रही हूँ। घर जाने वाला रास्ता इतना छोटा क्यों है? पलक झपकते ही घर आ जाता है। मुझे वीकेंड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वीकेंड्स बहुत बोरिंग होते हैं। आज तो सिर्फ सैटरडे है। मुझे यालिन से दोबारा मिलने के लिए पूरे 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा, यानी मंडे तक। हालांकि वो पूरी क्लास का सबसे नॉटी लड़का है, लेकिन मुझे वो बहुत हैंडसम लगता है। उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी नोटबुक में तुम्हारे और लियू रुआन के बीच की पूरी कहानी दर्ज होगी। शुरुआत में तुम दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे, फिर धीरे धीरे अच्छी तरह घुलने मिलने लगे। लेकिन उसके बाद उसकी विशस बर्थ ऑर्डर की ब्रेन वॉशिंग की वजह से अचानक सब कुछ बिगड़ गया और आखिर में तुम दोनों दुश्मन बन गए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहो। उसने तुम्हारी 100 से भी ज्यादा बार रिपोर्ट की, जिसकी वजह से होम रूम टीचर ने तुम्हें बार बार डांटा। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नजर में वो तुम्हारे भले के लिए कर रही थी। सिर्फ इसलिए कि तुम कहती हो ये सब मेरे भले के लिए है। क्या मुझे ये सब चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए? असल में तुम लियू रुआन से बुरी तरह बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी सजा की हकदार वो नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बैठी असली गुनहगार मिस लू मंगाउन थी। उस राज का पता लगाने के बाद तुम्हें जल्दी से कुछ खाने जाना था। जब तुम कैफेटेरिया पहुंचे तब तक सारे डिशेस बिक चुके थे। मजबूरी में तुम्हें स्कूल गेट के बाहर वाले स्नैक बार पर जाकर कुछ खाकर काम चलाने का फैसला करना पड़ा। इसलिए तुम स्कूल से बाहर की तरफ चल पड़े। लेकिन बदकिस्मती देखो, रास्ते में तुम्हारी फिर से लू रुआन से मुलाकात हो गई। लू रुआन ने हमेशा की तरह घमंडी चेहरा बनाया और ऐसा दिखाया जैसे उसने तुम्हें देखा ही नहीं। तुमने भी उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे के पास से निकल गए, लेकिन लू रुआन ने अचानक गौर किया। ऐसा लग रहा था कि तुम स्कूल के बाहर जा रहे हो। वो तुरंत बोली, रुको, कहाँ जा रहे हो? तुमने मन ही मन सोचा, लो फिर शुरू हो गई। क्या मेरी हर हरकत पर नजर रखना जरूरी है? अगर तुम्हें इतना ही मॉनिटरिंग का शौक है तो मेरे पीछे पीछे ही चलो। मुझे तुम्हारी मॉनिटरिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं क्लास डिसिप्लिन मेंटेन कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम फिर से क्लास बंक कर रहे हो? तुमने सोचा, तुम्हारी कौन सी आंख ने मुझे क्लास स्किप करते हुए देखा? मॉनिटर, क्या तुम सच में ऑफिशियल ड्यूटी कर रही हो या फिर मुझसे पर्सनल ग्रज निकाल रही हो? लू रुआन ने नाक सिकोड़ते हुए घमंड से कहा, ऑफ कोर्स नहीं। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट मत समझो। मुझे तुमसे कोई पर्सनल ग्रीवेंस रखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ऑफिशियल बिजनेस कर रही हूँ। तो फिर सिर्फ मुझे ही घूरने की क्या जरूरत है? लू रुआन ने गुस्से से तुम्हें घूरा। उसने मन ही मन सोचा, एग्जाम आने वाले हैं। आज दोपहर की क्लास में टीचर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, तुम जैसे रस्केलियन मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते? तुमने कहा, मॉनिटर, मैं तुम्हें एक छोटी सी सजेशन देना चाहता हूँ। वो भौहें सिकोड़कर बोली, क्या सजेशन? तुम्हारा काम करने का तरीका गलत है। गलत? उसमें क्या गलत है? तुमने शांत आवाज में कहा, मुझे तुम्हारा ये ऊपर से हुक्म चलाने वाला कमांडिंग टोन बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तुम पसंद नहीं हो। इस तरह तुम एक अच्छी मॉनिटर नहीं बन सकती। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ली रुयान ने हैरानी से तुम्हारी तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि तुम ठीक से क्लास अटेंड करो और टाइम पर होमवर्क सबमिट करो, और तुम मेरे बोलने के तरीके की शिकायत कर रहे हो। फिर उसने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम हल्का सा मुस्कुराए। मैं सॉफ्ट बात मानता हूँ, हार्ड नहीं। समझी मेरा मतलब? अगर तुम थोड़ा अच्छे से पोलाइटली मुझसे रिक्वेस्ट करोगी तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लूं। ली रुयान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो बोली, ड्रीम ऑन। मैं क्लास मॉनिटर हूँ, तुम्हारी कैट या मेड नहीं। तुमने कंधे उचकाए। तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। गुड बाय मॉनिटर, फिर मिलते हैं। रुको, लू रुयान जोर से चिल्लाई, लेकिन तुम बिना पीछे देखे वहां से चले गए। लू रुयान गुस्से से बिल्कुल ब्लोफिश की तरह फूल गई। लगता है आज फिर
फिर जाकर अपनी डायरी में लिखेगी, मैंने आज दोपहर तुम्हें टाइम पर क्लास अटेंड करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने फिर मुझे इतना गुस्सा दिला दिया। ऊपर से तुमने कहा कि मैं तुमसे अच्छे से रिक्वेस्ट करूं। बताओ मेरी बात कौन समझेगा। लेकिन इतना लिखने के बाद वो अचानक सोचने लगी, क्या सच में मेरा तरीका गलत है? क्या मैं हमेशा बहुत बॉस रहती हूँ? क्या मैं सच में लोगों को इरिटेट करती हूँ? उसे तुम्हारी एक बात याद आई, लोगों को काइंडनेस से मनाना चाहिए। उसने धीरे से बुदबुदाया, काइंडनेस? लेकिन ये कैसे किया जाता है? लू रुयन से अलग होने के बाद तुमने तुरंत अपना फोन निकाला, तुमने ऐप खोलकर एक सर्विस बुक की। सर्विस प्रोवाइडर लियू मंग युआन सर्विस टाइम आफ्टर स्कूल। स्कूल की छुट्टी होने के बाद लियू मंग युआन का फोन भी बज उठा। फोन देखते ही वो थोड़ा नर्वस हो गई। आज रात फिर जाना होगा। हालांकि लियू मंग युआन इस सर्विस का इंतजार भी कर रही थी, क्योंकि डबल रिवॉर्ड मिलने के बाद वो अपने डेट्स जल्दी चुका सकती थी। लेकिन जैसे ही उसे उस लड़के से दोबारा मिलने का ख्याल आया, वो फिर से नर्वस हो गई। उसने सावधानी से फोन उठाया। कस्टमर की तरफ से एक नई रिक्वायरमेंट आई थी। इस सर्विस के दौरान कैट ईयर्स, टेल या इसी तरह के एक्सेसरीज पहनना अनिवार्य है। बोल्ड इनोवेशन इनकरेज। अगर ऊपर दी गई कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो डायरेक्ट नेगेटिव रिव्यू दिया जाएगा। लियू मंगवान एकदम स्टन्ड रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐप ऑर्डर्स में ऐसी एडवांस रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। उसके मन में अचानक बहुत बुरा एहसास हुआ। वो अलमारी के सामने जाकर बुदबुदाई, कौन सी स्कर्ट 30 सेंटीमीटर से छोटी है? उसने अपनी वार्डरोब की सारी स्कर्ट्स एक एक करके निकाल कर देखी, लेकिन एक भी सूटेबल नहीं मिली। आखिर में उसने एक नी लेंथ स्कर्ट को फोल्ड किया और मेजर करके देखने लगी कि 30 सेंटीमीटर आखिर होता कितना है। मेजर करने के बाद वो अपने आप से बुदबुदाई, यू लिटिल पर्वर्ट। जैसे ही क्लास खत्म हुई, लियू रुअन तुम्हारे पास आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये असल में पूरी दोपहर लियू रुअन तुम्हारी कही हुई बात के बारे में सोचती रही थी। मैं सॉफ्ट बात मानता हूँ, हार्ड नहीं। आखिर उसका मतलब क्या था? उसने बहुत देर तक सोचा। शायद अगर वो ज्यादा मुस्कुराए तो तुम उसकी बात ज्यादा सुनोगे और तुम दोनों के बीच कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाएगी। इसलिए लियू रुअन ने इसे आजमाने का फैसला किया, लेकिन तुमने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तुमने अपना स्कूल बैग उठाया और एक 100 मीटर रेस की तरह तेजी से वहां से निकल गए। वो पीछे से बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास उससे बात करने का समय नहीं था। तुमने बस जाते जाते एक बात कह दी, अपनी मॉम को ज्यादा इंतजार मत करवाना। और अगले ही पल तुम नजर से ओझल हो गए। लियू रुआन हैरान रह गई। उसने सोचा, क्या उसका मतलब है कि मॉम घर पर मेरा इंतजार कर रही है? लेकिन उसे ये कैसे पता? मॉम ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। सिस्टम द्वारा दिया गया समय बिल्कुल एग्जैक्ट होता था। जैसे ही तय किया गया समय आता, अगर पार्टी भी तैयार भी न हो तो भी टेलीपोर्टेशन जबरदस्ती शुरू हो जाती। इसलिए जैसे ही तुम घर पहुंचे, तुमने अपनी वॉच देखी। नॉक होने में अभी पूरे 5 मिनट बाकी थे और सचमुच ठीक 5 मिनट बाद डोर पर नॉक हुई। जब तुमने डोर खोला तो सामने लियू मंगुअन खड़ी थी। उसने मिनी स्कर्ट और कैट ईयर्स पहन रखे थे। उसके चेहरे पर साफ शर्म दिखाई दे रही थी। डोर खुलते ही वो जल्दी से अंदर घुस गई। उसे डर था कि कहीं कोई उसे इस हालत में देख न ले। तुमने पूछा, रास्ते में नॉर्मल क्लॉथ्स पहनकर क्यों नहीं आई? लियू मांगवान ने जवाब दिया, जैसे ही मैं अपना डोर खोलती हूँ सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाती हूँ। बीच में बदलने का कोई मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वो इसी आउटफिट में सीधे यहाँ आ गई थी। लगता था अब उसने टाइम बचाना सीख लिया था। अगर अंदर आकर कपड़े बदलती तो सबका समय बेकार जाता। तुम धीरे धीरे चलकर सोफा पर जाकर बैठ गए। फिर तुमने उसकी तरफ देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, घुटनों के बल बैठो। तुमने ठंडी आवाज में फिर दोहराया, नील डाउन। लियू मंगवन एक पल के लिए जड़ हो गई। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का सच में बहुत नफरत करने लायक है। अंदर आते ही ना हेलो, ना कोई ग्रीटिंग, सीधे ऐसी ह्यूमिलिएटिंग बात। लेकिन वो पिछली बार भी घुटनों के बल बैठ चुकी थी। इस बार अपने मन की झिझक पर काबू पाना पहले जितना मुश्किल नहीं था। वैसे भी लियू मंग युआन पहले ही फैसला कर चुकी थी। वो यहाँ सिर्फ ऐसे कमाने आई है। ये सब वो पूरी तरह अपनी बेटी के लिए कर रही है। उसके लिए ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। आखिरकार थोड़ी झिझक के साथ वो घुटनों के बल बैठ गई। तुमने कहा, आंटी आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा क्योंकि तुमने मुझे ऑफेंड किया है। कारण खुद सोचो। लियू मंगवान पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गई। उसे समझ ही नहीं आया उसने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तुमने एक पतला सा प्रॉप उठाया और उसे अपनी हथेली पर हल्के हल्के थपथपाने लगे। उसके आखिर में एक छोटा सा पैडल लगा हुआ था। यूज करने पर उससे आवाज आती थी। असल में वो ज्यादा ऑर्नामेंटल वैल्यू रखता था। लियू मांगवान ने विरोध भरी नजर से तुम्हारी तरफ देखा। वो बोली, आंटी ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पहले मुझे बता तो दो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधार सकती हूँ, लेकिन तुमने उसे समझाने का मौका ही नहीं दिया। तुमने कहा, ऐसा करने से मजा खराब हो जाएगा, तुम्हें खुद समझना चाहिए। लियू मंगवान कितना भी सोचती, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे अब भी नहीं लगता था कि अपनी बेटी को जो बातें उसने सिखाई थी उनमें कुछ भी गलत था। अगर वो 10 सिर लेकर भी सोचती तो भी उसे जवाब नहीं मिलता। तुमने कहा, स्टूडेंट येलेन तुम सच में बहुत अनरीजनेबल हो। स्लैप, एक साफ आवाज गूंजी। लियू मांगवान ने गुस्से में कहा, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो आंटी सच में नाराज हो जाएगी। स्लैप। इस बार लियू मांगवान चुप हो गई। वो बस गुस्से से तुम्हें घूरती रही। तुम जानबूझकर ऐसी जगह मार रहे थे जहां ज्यादा फ्लैश थी। इससे उसे
कोई असली नुकसान नहीं पहुंच रहा था। तुमने पूछा क्या हुआ, अब भी यकीन नहीं हुआ? लियो मंगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बता रहा था कि वो बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थी। तुमने शांत आवाज में कहा, तो ध्यान से सुनो, आज की पहली सर्विस ये है, हर बार जब मैं तुम्हें मारूं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी आवाज में कहना होगा वेल हिट, और साथ ही ध्यान से सोचते रहना कि तुमने मुझे कहां ऑफेंड किया है जब तक तुम्हें खुद जवाब न मिल जाए। लियो मंगवान का चेहरा उतर गया। उसे पहले से अंदाजा था कि दूसरी सर्विस आसान नहीं होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। असल में जो तुम कर रहे थे वो पहली सर्विस जैसा ही था। तुम इस घमंडी और नोबल लेडी का एरोगेंस तोड़ना चाहते थे। एक दिन के आराम के बाद उसका घमंड फिर से वापस आ गया था। तुम्हारी तरफ देखते समय उसकी नजरों में फिर वही हल्की सी डिस्डेन दिखाई दे रही थी। तुम उसे समझाना चाहते थे कि तुम्हारे सामने उसे ऊपर से देखने का कोई हक नहीं है, उसे हमेशा हम्बल रहना चाहिए। तुमने कहा टाइमर शुरू हो चुका है। ये कहकर तुमने पैडल फिर से उठाया। लियो मंगवान पूरी तरह नर्वस हो गई। उसे पता था वो न इसका विरोध कर सकती है और न ही तुम्हारे ऑर्डर की अवहेलना। स्लैप, उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा। अच्छी बात यह थी कि इस बार ज्यादा जोर से नहीं लगा। वो अनमने मन से बोली वेल हिट। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तुमने तुरंत कहा तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगी, अगर ऐसे ही बोलती रही तो अगली बार इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा। लियो मंगवान ने जल्दी से अपनी आवाज नरम की। वेल हिट, इस बार उसने ज्यादा सॉफ्ट और सुंदर आवाज में कहा। तुम संतुष्ट होकर बोले ठीक है, तो अगली बार मैं थोड़ा हल्का मारूंगा। फिर तुमने पूछा तो याद आया तुमने मुझे कहां ऑफेंड किया था? लियो मंगवान ने धीरे से सिर हिला दिया। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आया था। तुमने फिर हाथ उठाया। स्लैप, इस बार पिछली बार से थोड़ा ज्यादा जोर से। जैसा तुमने कहा था कि हल्का मारोगे वैसा नहीं हुआ, बल्कि तुम धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे। लियो मंगवान की आंखों में आंसू भर आए। ये दर्द की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे बेहद ह्यूमिलिएशन महसूस हो रही थी। अगर सिर्फ उसे तंग किया जा रहा होता तो शायद वो सह लेती, लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि उसे खुद अपनी मर्जी से कहना पड़ रहा था वेल हिट। वो इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तुमने उसे गौर से देखा और कहा मैंने अभी तुम्हें मारा था, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज ठीक से सुनी ही नहीं। लियो मंगवान को बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उससे खुद अपनी पिटाई की मांग करवाई जा रही हो। तुमने फिर अपना हाथ ऊंचा उठा लिया। लियो मंगवान डर के मारे तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन इस बार तुम्हारा हाथ नीचे नहीं आया। तुम बस उसे चुपचाप देखते रहे। असल में इस पनिशमेंट का असली मकसद मारना नहीं था, ये पूरी तरह साइकोलॉजी का खेल था। जब कोई दूसरे पर कंट्रोल रखता है तो दर्द की मात्रा भी वही तय करता है, लेकिन असली आनंद मारने में नहीं बल्कि उस पल में होता है जब हाथ हवा में रुका रहता है और सामने वाला डर और बेचैनी में इंतजार करता रहता है कब गिरेगा। जितनी देर हाथ नहीं गिरता उतनी ही देर दूसरे का दिल सस्पेंस में लटका रहता है। यही उस पल का सबसे दिलचस्प हिस्सा था। उसी समय तुमने गौर किया कि लियो मंगवान के एक्सप्रेशन में हल्का सा बदलाव आया है। उसके चेहरे पर कुछ अलग दिखाई दे रहा था। जब उसने डर के मारे आंखें बंद की थी तभी उसके सामने अचानक एक इंटरफेस दिखाई दिया। पार्टी ए सेटिस्फैक्शन हीट मैप। पार्टी बी को टास्क बेहतर तरीके से पूरा करने और रिवॉर्ड ज्यादा एफिशिएंटली पाने में मदद करने के लिए सिस्टम ने ये नया फीचर एक्टिवेट कर दिया था। अब वो टास्क कंप्लीशन की प्रोग्रेस पहले से देख सकती थी। लियो मंगवान हैरान रह गई। उसे तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल दिखाई दे रहा था। वो परसेंटेज के रूप में सामने था, और जब भी वो थोड़ा ज्यादा कोऑपरेटिव या वल्नरेबल बिहेव करती वो परसेंटेज हल्का सा बढ़ जाता। ये देखकर वो अंदर ही अंदर चौंक गई। लियो मंगवान ने कभी गेम्स नहीं खेले थे, इसलिए उसे इमीडिएट फीडबैक की अहमियत नहीं पता थी। वीडियो गेम्स में जब भी प्लेयर कोई हिट करता है तो उसे तुरंत नंबर्स दिखाई देते हैं। यही इमीडिएट फीडबैक होता है और यही मैकेनिज्म लोगों को गेम से जुड़े रहने पर मजबूर करता है। कई बार ये कहना मुश्किल होता है कि प्लेयर गेम खेल रहा है या गेम प्लेयर को, क्योंकि गेम डिजाइनर्स बहुत चालाक होते हैं। वो प्लेयर्स को लगातार छोटे छोटे वर्चुअल रिवॉर्ड्स देते रहते हैं, जिससे लोग अनजाने में उस मजे के आदी हो जाते हैं। इस समय लियो मंगवान के सामने भी कुछ वैसा ही हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने कोई गेम चल रही हो और उस गेम का बिग बॉस तुम थे इस फीचर को परखने के लिए। अगली बार जैसे ही स्लैप की आवाज आई, लियो मंगवान ने जानबूझकर एक नरम और बनावटी प्यारी आवाज में कहा वेल हिट। तुरंत तुम्हारा सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा बढ़ गया। लियो मंगवान ने मन ही मन सोचा तो ऐसा है, अगर मैं जल्दी से इसका सेटिस्फैक्शन लेवल 100% तक पहुंचा दूं तो आज का टास्क क्लियर हो जाएगा और मुझे रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। अब उसके सामने चैलेंज बिल्कुल साफ था। उसे पता चल गया था कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसी वजह से तुम्हें उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बदला हुआ लगा। स्लैप, एक और साफ आवाज गूंजी। इस बार लियो मंगवान ने अपने चेहरे पर बेबस और दुखी सा एक्सप्रेशन बनाया और तुम्हारी तरफ ऐसे देखा मानो उससे बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। डेटा पैनल मिलने के बाद लियो मंगवान ने जल्दी ही एक बात समझ ली थी। उसे अपनी आवाज और भी ज्यादा नरम रखनी होगी। उसने मन ही मन सोचा वॉइस औरत का सबसे बड़ा हथियार होती है, इसलिए उसने हर शब्द को थोड़ा लंबा खींचकर धीमी और प्यारी आवाज में बोलना शुरू किया। उसकी नजरें भी पहले से कहीं ज्यादा मासूम और बेबस लग रही थी। उसे याद आया कि टीवी और मूवीज में उसने कई बार ऐसी विमेन देखी थी जिन्हें लोग मजाक में लिटिल गोबलिन्स कहते थे।